हर रात की तरह आज की रात भी भारतीय सेना के 2 फौजी किशनगंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर सर्वेलेंस कर रहे हैं कि अचानक इनको अपनी नाइट विजन मोनोकुलर से नदी के दूसरे किनारे पर कुछ गतिविधि दिखने लगती है। वो क्या कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है। उत्सुकता से भरा एक फौजी बगल में खड़े अपने साथी के कान में फुसफुसाता है। अपनी दूरबीन को थोड़ा एडजस्ट करते हुए उसका साथी जवाब देता है, शायद कुछ फुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों भारतीय फौजी अपने हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट के साथ नदी के दूसरे किनारे एलओसी की तरफ चल रही हलचल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह ये दोनों खड़े हुए हैं, ये जगह एलओसी के 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और रात के अंधेरे में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के लिए बदनाम है। इसलिए इंडियन आर्मी की सर्वेलेंस यूनिट्स को 24 घंटे इस इलाके के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन आज की रात सर्वेलेंस पर निकले इन दोनों फौजियों को उनकी ये दूरबीन कुछ ऐसा दिखा रही है जिसके ऊपर विश्वास करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इनकी दूरबीन का ऑटोमेटिक लेंस तेजी से आगे पीछे घूम रहा है। रात के अंधेरे में नदी पार चहलकदमी कर रहे कुछ लोगों के ऊपर फोकस करने का प्रयास कर रहा है। ये दृश्य देख अविश्वास से भर चुका एक फौजी अपने साथी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? दूसरा फौजी हाँ में सर हिलाता हुआ उत्तर देता है, हाँ भाई, रबड़ बोट जैसा ही कुछ दिख रहा है। इंडियन आर्मी की अत्यंत शक्तिशाली नाइट विजन मोनोकुलर्स अपने जूम से मीलों दूर तक के दृश्य बिल्कुल साफ देख सकती थीं और इस रात तो गतिविधि केवल 800 मीटर दूर ही हो रही है। मोनोकुलर की ग्रीन स्क्रीन के ऊपर तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। धुंधलापन पूरी तरह छंट चुका था। किशनगंगा के पूर्वी तट पर दर्जन भर लोग एक रबड़ बोट को फुला नदी पार करने का प्रयास कर रहे थे। 2 आदमी बोट को नदी में धक्का दे देते हैं और फिर 2-2 की जोड़ियां बना इस नाव में नदी पार करने लगते हैं। इनमें से एक भारतीय फौजी अपनी दूरबीन को नीचे करते हुए अपने साथी से कहता है, ये तो सच में बोट ही है, जल्दी राणा को कॉल करो। नमस्कार, जय मां भारती। राणा नॉर्थ कश्मीर में 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के ऑपरेशंस हेडक्वार्टर का नाम था, जो कि गुरेज सेक्टर में स्थित है। कंजलवान गांव के साथ स्थित इस बेस की मेस में आज की रात इस बेस का सबसे सीनियर और सबसे जूनियर ऑफिसर दोनों एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं। ये जूनियर ऑफिसर है 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह और इसने अभी केवल 5 महीने पहले ही आर्मी ज्वाइन की है। बेस पर सबसे छोटा होने के कारण हर कोई इसे बच्चा कहकर बुलाता है, लेकिन आज की रात ये बच्चा कुछ उदास सा लग रहा है, परेशान लग रहा है। इसका मन खाने में बिल्कुल भी नहीं है और इसके सामने बैठे इसके सीईओ कर्नल गिरीश उपाध्याय अच्छे से जानते हैं कि वो क्या बात है जो नवदीप को परेशान कर रही है। मार्च 2011 में लेफ्टिनेंट नवदीप ने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ग्रेजुएट किया था और उसके बाद उन्हें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन कर दिया गया था। एक इन्फेंट्री फाइटिंग यूनिट के साथ 3 साल की अनिवार्य पोस्टिंग के तहत अब उन्हें 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ कश्मीर में पोस्टिंग दे दी गई थी। वैसे तो लेफ्टिनेंट नवदीप ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उसके बाद एमबीए भी किया हुआ था, लेकिन अपने परिवार की परंपरा को जीवित रखने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट का करियर चुनने के बजाय आर्मी का करियर चुना था। वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी थे जो ऑलिव ग्रीन्स पहनकर देश की सेवा कर रहे थे। सर, ये रोज रोज पेट्रोलिंग पर जाने का क्या मतलब है जब कोई एक्शन होता ही नहीं है? सच बताऊं तो मैं घुसपैठियों का आमना सामना करने को मरा जा रहा हूं, लेकिन अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। अपनी चिकन करी को चम्मच से खंगालते हुए लेफ्टिनेंट नवदीप आज की रात अपने मन की बात अपने सीईओ से आखिर बोल ही डालते हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप का इतनी जल्दी उत्सुक और भावुक हो जाना ही कारण था कि आज की रात कर्नल उपाध्याय ने उन्हें पेट्रोलिंग पर नहीं भेजा था और अपने पास बेस पर ही रखने का निर्णय लिया था। कर्नल उपाध्याय लेफ्टिनेंट नवदीप से कहते हैं, रिलैक्स नवदीप, थोड़ा इंतजार करो, चिंता मत करो, ये गुरेज सेक्टर है, यहां पर तो मुठभेड़ होती ही रहती है।
डिनर खत्म करने के बाद लेफ्टिनेंट नवदीप अपने सीओ को गुड नाइट बोलते हैं और 11:15 बजे तक अपने बैरक्स में वापस आ जाते हैं। वापस आते ही वो सबसे पहले गुरदासपुर में अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं। दोनों के बीच कुछ मिनटों तक ही बात हो पाती है कि लेफ्टिनेंट नवदीप अचानक बिना कुछ कहे फोन काट देते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड निराश हो अपना फोन साइड में रख देती है, लेकिन वो शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट नवदीप ने उसे बताया हुआ था कि मैं जब भी ऐसे अचानक फोन काट दूं तो समझ जाना कि सीओ सर बुला रहे हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप ने अपनी मां जगतिंदर कौर से तो ये कहा हुआ था कि अगर 4-5 दिनों तक भी मुझसे बात ना हो पाए तो घबराना मत, हमारे ऑपरेशन ज्यादातर इतने ही लंबे चलते हैं। लेकिन एक मां के दिल को ऐसे दिलासों से भला कहां तसल्ली मिलती है। वो तो ये सोच सोच के कुड़ती रहती थी कि कब तक ऐसे डर डर के जिंदगी काटनी पड़ेगी। पहले 30 सालों तक पति के लिए डरती रही और अब बेटे के लिए डर डर के जी रही हूं। लेकिन जब भी जगतिंदर कौर अपने बेटे के लिए चिंतित होती तो उनके पति सूबेदार जोगिंदर सिंह उनको समझाते हुए कहते, तुम्हारे ज्यादा चिंता करने से हमारा बेटा अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। मां के प्यार से भी बड़ा धरती का प्यार होता है, ज्यादा चिंता मत किया करो। उधर राणा में अपनी गर्लफ्रेंड का फोन काटते ही लेफ्टिनेंट नवदीप भागे भागे ऑपरेशंस रूम जाते हैं, जहां कर्नल उपाध्याय उन्हें बताते हैं कि 11:15 पर सर्वेलेंस टीम से इंफॉर्मेशन आई है कि किशनगंगा के किनारे कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही है। 11:30 बजे दूसरी कॉल आती है और 11:45 पर तीसरी कॉल। लेकिन 11:30 बजे आई दूसरी कॉल ये कंफर्म कर देती है कि 12 के आसपास आतंकी एक रबर बोट के सहारे नदी पार कर रहे हैं। इस कॉल के आते ही लेफ्टिनेंट नवदीप तुरंत खुद को लोकेशन पर भेजने का आग्रह करते हैं। कर्नल उपाध्याय सबसे पहले उस इलाके के आसपास मौजूद एम्बुश टीम्स को तुरंत स्पॉट पर जाने के ऑर्डर्स देते हैं। राणा से भी कुछ एम्बुश टीम्स को किशनगंगा निकलने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। इनमें से ही एक टीम को लीड करने का जिम्मा सौंपा जाता है 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह को। अपने ऑर्डर्स मिलते ही लेफ्टिनेंट नवदीप अपनी टीम के सभी 7 सैनिकों को इकट्ठा करते हैं, अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल चेक करते हैं और राणा हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। सर्वेलेंस टीम से लगभग 500 मीटर दूर लेफ्टिनेंट नवदीप की टीम किशनगंगा के घुमावदार मोड़ के पास अपनी पोजीशन ले लेती है। उनके और सर्वेलेंस टीम के बीच नदी के किनारे के साथ साथ 3 और टीम्स भी अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। लेफ्टिनेंट नवदीप के साथ वाली टीम किशनगंगा से निकल रहे एक नाले के पास पोजीशन ले लेती है। इस टीम को लीड कर रहे थे नायब सूबेदार मेंगारे शंकर गणपति। इनके अलावा 2 और एम्बुश टीम्स लेफ्टिनेंट नवदीप और सर्वेलेंस टीम के बीच के ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करना शुरू कर देती हैं। सभी टीम्स के अपनी अपनी पोजीशंस लेने के चंद मिनट बाद ही सबके रेडियोस पर सर्वेलेंस टीम से एक और मैसेज आता है। 14 या 15 लोग अपने हाथों में हथियार और पीठ पर बड़े बड़े बैग्स टांगे 2-2 की जोड़ियां बना रबर बोट में नदी पार कर रहे हैं। सर्वेलेंस टीम घुसपैठियों के ऊपर तुरंत अपनी LMGs फायर करने के लिए परमिशन मांगती है। परमिशन डिनाइड। स्थिर आवाज में कर्नल उपाध्याय कहते हैं, उनको और पास आने दो, जितना पास आ सकते हैं आने दो। जब इतना पास आ जाएं कि उनकी आंखों में देख सको तब फायर करना। असल में यह कर्नल उपाध्याय का अनुभव बोल रहा था। वो अच्छे से जानते थे कि रात के अंधेरे में LMG से टारगेट को हिट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। इस समय फायरिंग करने से ज्यादा 2 या 4 आतंकी ही मारे जाते और बाकी सभी बच निकलते। थोड़ी देर में सारे के सारे आतंकी 800 मीटर चौड़ी नदी पार कर लेते हैं और लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति की टीम्स की दिशा में बढ़ने लगते हैं। इन दोनों टीम्स के बीच 25 मीटर का फासला था और ये आतंकी इसी फासले की तरफ बढ़ रहे थे। उधर राणा के ऑपरेशंस रूम में कर्नल गिरीश उपाध्याय को हर क्षण के लाइव इनपुट्स मिल रहे थे। वो तुरंत अपना रेडियो उठाते हैं और मैसेज करते हैं, नवदीप और गणपति इन लोगों को और पास आने दो, और जैसे ही वो लोग तुम दोनों की पोजीशंस के बीच में आ जाएंगे उनको एंगेज कर लेना। वो तुम्हारे बीच होंगे तो 2 टीम्स की कंबाइंड फायर पावर से नहीं बच पाएंगे। और नवदीप तुम शांत ही रहना, कोई जल्दबाजी मत करना। इस मैसेज के कुछ सेकंड्स बाद ही आतंकी नायब सूबेदार गणपति की एम्बुश पार्टी के सामने प्रकट होते हैं। इस पॉइंट पर लेफ्टिनेंट नवदीप भी साफ साफ इन आतंकियों को देख पा रहे थे। ये सभी आतंकी एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चल रहे थे। सबकी बंदूकें रेडी टू फायर पोजीशन में थी और उंगली ट्रिगर पर। साफ था कि ये आतंकी कोई चांस लेना नहीं चाहते थे और ये बहुत ही ज्यादा सावधानी भी बरत रहे थे। लेफ्टिनेंट नवदीप अपने रेडियो पर मैसेज देते हैं, गणपति होल्ड योर फायर, जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता कोई फायर नहीं करेगा।
अपने पीछे बने हुए संगर के ऊपर से देखते हुए लेफ्टिनेंट नवदीप एक एक आतंकी की गिनती करते हैं। इस समय आतंकी उनकी राइफल की नली से केवल 10 मीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन लेफ्टिनेंट नवदीप अपना रेडियो उठाकर मैसेज करते हैं 8 मीटर, अभी भी कोई फायर नहीं करेगा। उस रात को याद करते हुए नायब सूबेदार गणपति कहते हैं, विश्वास नहीं हो रहा था कि नवदीप ने केवल 5 महीने पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। आतंकियों को इतना पास आने देने के लिए जरूरी उसका साहस और संकल्प देखते ही बन रहा था। साहब अब फायर करते हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप के साथ बैठा उनका बड़ी फौजी सिपाही विजय गजरे उनके कान में फुसफुसाता है, नहीं और पास आने दो, बस थोड़ा सा और पास, उनके चेहरे दिखने चाहिए। ये कहते ही लेफ्टिनेंट नवदीप रेडियो पर बोलते हैं 5 मीटर। फिर वो अपने बड़ी विजय की तरफ देखते हैं, अपना सर ऊपर नीचे हिलाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, फायर। रात के 11:30 बजे घुसपैठियों को पहली बार स्पॉट किया गया था। 11:45 पर एम्बुश टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया था और अब केवल 18 मिनट बाद 12:03 पर गुरेज सेक्टर का यह रात का सन्नाटा गोलियों के शोर में बदल चुका था। उधर कर्नल उपाध्याय को रेडियो पर यह जानने की जरूरत नहीं थी कि मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। इन गोलियों की गूंज 500 मीटर दूर राणा के ऑपरेशन रूम तक सुनाई दे रही थी। आतंकियों को इतने पास आने देने का निर्णय एकदम सही साबित हुआ था। लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति की पार्टियों द्वारा की गई पहली फायरिंग ही 8 घुसपैठियों को मार गिराती है। थोड़ी ही दूर पोजीशन एक और एम्बुश टीम का स्नाइपर अपनी राइफल से 3 और घुसपैठियों को मार देता है कि तभी सर्वेलेंस टीम देखती है कि 3 घुसपैठियों ने वापस एलओसी की तरफ भागना शुरू कर दिया है। वो 9 आतंकी जो लेफ्टिनेंट नवदीप और नायब सूबेदार गणपति के बीच आ फंसे थे, उनमें से एक आतंकी के हाथ में गोली लग जाती है और वो दोनों टीम्स की लाइन ऑफ साइट से बाहर जाने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। इस पत्थर की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि किसी भी टीम की गोलियां उस आतंकी तक नहीं पहुंच पा रही थी कि तभी अचानक इस गोलीबारी के बीच ये आतंकी ग्रेनेड निकालकर लेफ्टिनेंट नवदीप की टीम की दिशा में फेंक देता है। लेफ्टिनेंट नवदीप और उनके साथी खुद को बचाने के लिए डाइव लगाते हैं, लेकिन ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर सिपाही विजय के कंधे में घुस जाता है। लेफ्टिनेंट नवदीप चिल्लाते हुए विजय की तरफ जाते हैं और अपने एक हाथ से फायरिंग करते हुए दूसरे हाथ से अपने बडी को एक कवर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तुम नीचे ही रहना, उठना मत, ये बस कुछ और मिनटों में खत्म होने वाला है। ये कहते हुए लेफ्टिनेंट नवदीप ऊपर उठते हैं और अपनी AK-47 का ट्रिगर दबा देते हैं कि तभी उस आतंकी की बंदूक से निकली गोली एक दूसरे पत्थर के पीछे से आती है और लेफ्टिनेंट नवदीप को लग जाती है। नीचे गिरते हुए भी लेफ्टिनेंट नवदीप की उंगली अपनी राइफल के ट्रिगर को दबाए ही रखती है। असल में ग्रेनेड के धमाके का फायदा उठा उस बचे हुए आतंकी ने अपनी पोजीशन बदल ली थी और यही कारण था कि उसकी गोली लेफ्टिनेंट नवदीप को लग गई थी। नवदीप साहब को गोली लग गई है, नवदीप साहब को गोली लग गई है, सिपाही विजय जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कर्नल उपाध्याय रेडियो पर उससे पूछते हैं, नवदीप को गोली कहां लगी है? एक क्षण का पॉज ले अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए विजय कहता है, साहब को गोली सर में लगी है। कर्नल उपाध्याय विजय से कहते हैं कि तुम घबराओ मत और वो तुरंत कुछ कॉलम ट्रूप्स को लेफ्टिनेंट नवदीप को वहां से निकालने के लिए रवाना कर देते हैं। केवल 15 मिनट बाद ही लेफ्टिनेंट नवदीप राणा बेस पर होते हैं और 12:30 बजे एक डॉक्टर बेस पर ही उनकी जांच करने के बाद उन्हें शहीद घोषित कर देता है। सावधानी के तौर पर अगले 2 दिनों तक सारी एम्बुश टीम्स अपनी पोजीशंस पर ऐसे ही बनी रहती हैं। 2 दिन बाद 22 अगस्त 2011 को उस बचे हुए आतंकी की डेड बॉडी भी थोड़ी ही दूरी पर एक सर्च पार्टी को मिल जाती है। मुठभेड़ के बाद हुए क्लीनअप ऑपरेशन में पता चलता है कि ये आतंकी पूरी तैयारी के साथ अंदर घुसे थे। बंदूकों के अलावा इनके बैग्स में पराठे, खजूर, जहर की काट करने वाली दवा, मॉर्फिन, बहुत सारी गोलियां और ग्रेनेड्स भी मिलते हैं। क्लीनअप टीम अपनी जांच में यह भी पाती है कि नीचे गिरने से पहले लेफ्टिनेंट नवदीप ने कम से कम 4 आतंकियों को मार गिराया था। शहीद घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद लेफ्टिनेंट नवदीप के पार्थिव शरीर को 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ 500 किलोमीटर दूर गुरदासपुर उनके घर भेज दिया जाता है। जब लेफ्टिनेंट नवदीप का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा उनके घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो सबसे पहले उनके पिता सूबेदार जोगिंदर सिंह ही बाहर आते हैं। अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देख वो रोते नहीं बल्कि उन ऑफिसर से पूछते हैं, मेरा बेटा लड़ा ना, वो अच्छे से लड़ा ना, कितने आतंकी मारे उसने?
इस ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट नवदीप के पिता को वो जगह दिखाने के लिए गुरेज आमंत्रित करती है जहां उनका बेटा अदम्य साहस और वीरता के साथ दुश्मन से लड़ा था। सूबेदार जोगिंदर सिंह पहले तो उस जगह को बहुत देर तक सिर्फ निहारते ही रहते हैं, फिर वो नीचे झुकते हैं और जहां उनका बेटा गिरा था उस जगह की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लेते हैं। फिर वो अपने बेटे के सीओ को देखते हुए कहते हैं, इस मिट्टी में मेरे बेटे का खून गिरा था, इस मिट्टी की तो कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, ये मिट्टी मेरे लिए वाहेगुरु जी से कम नहीं है। कर्नल गिरीश उपाध्याय समेत वहां खड़े सभी ऑफिसर्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। आज भी वो मिट्टी एक बोतल में बंद लेफ्टिनेंट नवदीप के कमरे में रखी हुई है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की